नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। आज रूबरू में हम बात करेंगे इंदु टीकू कोहली जी से। इंदु टीकू कोहली एक होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, एक पेजेंट ग्रूमर हैं, साथ में एक लिरिसिस्ट, एक पोएटिस और एक आर्टिस्ट भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अपूर्वा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपको देख के और भी बढ़िया फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप हमें पहले अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए, आप अपनी कहानी, क्योंकि मैं कितना भी आपके बारे में बताऊंगी, आपसे बेहतर मैं आपके बारे में बता नहीं सकती। तो काइंडली टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Yeah, absolutely. So, well, if I have to describe my journey, I would say it is less about, following a straight path and more about evolving through different phases and different layers of life. So, मेरी कहानी शुरू होती है कश्मीर से, and though I was born and brought up in Delhi, and my father, he wanted to unite back with his broader family, his sibling, his parents. So he wanted to go back to Kashmir. So that's how we moved. In '84 we moved to Kashmir. So my formative years of my life वो मेरे कश्मीर में ही बने। और कश्मीर मेरे लिए हमेशा से कोई जगह का नाम नहीं, ये मेरे लिए एक फीलिंग है, ये मेरे लिए एक इमोशन है जो शायद जब तक मैं हूँ तब तक मेरे साथ एज एन इमोशन ही रहेगा। और कश्मीर का जो फेज़ है मेरी लाइफ का, आई थिंक सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग और सिग्निफिकेंट रहा है, बिकॉज इसने मुझे इतना कंट्रास्ट दिखाया है। सबसे पहले इसने मुझे वैल्यू सिखाए। वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पे आपस में कैसे प्यार से रहना है, जुड़ के रहना है, लव, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कल्चर, ट्रेडिशंस, सेल्फलेसली डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, अनकंडीशनली गिविंग। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने वहाँ से पिक की, और ये आज भी मेरे साथ हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ है जहाँ पे मैं बहुत सेफ फील करती थी अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने जो कम्युनिटी में। बट एज यू से दैट लाइफ tricks you and tests you most when you where you feel the safest. So all of a sudden Kashmir had a different color. Exactly. After a few years Kashmir went through a huge sabotage, a turbulence, और उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ खोया। तो ये जो चल रहा था as we what we call terrorism, हम इसका हिस्सा बने, इन द सेंस कि ये सिर्फ हमारे घर के बाहर नहीं हो रहा था, ये हमारे घर के अंदर आ चुका था। एंड आई personally I lost two very close people from my own family. So that became a huge turmoil, not just physically, it was an emotional setback. It was something which we carried, we cannot forget ever. और उस टाइम पे ये था कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपके एस्पिरेशंस ने बैक सीट ले ली थी, और मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बड़ी नहीं थी समझने के लिए कि क्या हो रहा है। आई केप्ट ऑन एब्जॉर्बिंग ऑल दैट, एंड उस टाइम पे एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि वी हैव टू सर्वाइव, एंड लाइक एवरीवन एल्स हम लोगों को मजबूरी वो जगह खाली करनी पड़ी। वी वर एक्चुअली the forced to move out of this valley of our own place. So we came to Delhi, we started our life all over again. हम अपनी लाइफ एक स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी। जो कुछ आपने इतने टाइम से बनाया था वो सब जीरो हो गया। जस्ट इमेजिन वो 99 पे आके आपको सांप काट के फिर से जीरो पे आते हैं, आपको कैसा फील होता है। तो बस आई थिंक मेरे पेरेंट्स को शायद वो सब फील हुआ होगा, बिकॉज हम तो स्कूल में थे। आई वॉज इन 10th एट दैट टाइम, आई गेव माई बोर्ड्स। हमारे बोर्ड्स जैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे तो आई हैड टू रश, हम लोगों ने वैली खाली कर दी। माई फादर एंड ब्रदर मूव्ड आउट अ लिटिल अर्ली, बट मी एंड माई मॉम स्टेड बैक बिकॉज मेरे बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ज़रूरी थे। Killings were happening everywhere, even I was in army public school. Okay. So army public school के बच्चे भी हिट लिस्ट पे थे। तो हमने वो सारा टर्मोइल देखा है अपनी आंखों से, बहुत क्लोजली देखा है। दिल्ली आने के बाद जब कोई बस का टायर फटता था ना तो ऐसा लगता था गोली चल रही है। तो वो अभी भी मतलब इफ आई एम टॉकिंग गूज बम्स आते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर एक जहन में बैठा हुआ है, वो मेरा बचपन पूरा उसमें चला गया। सो आई वाज अ वेरी कंपोज्ड चाइल्ड, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल चला गया था। आई नेवर यूज्ड टू टॉक विद, इट वाज अ ह्यूज ट्रॉमा। हमारे पेरेंट्स के लिए तो था ही, हम बच्चों के लिए भी था। सो जब मैं छोटी थी तब मेरे भी बहुत सारे एस्पिरेशंस थे। व्हेन आई वाज इन कश्मीर आई ऑलवेज वांटेड टू टेक पार्ट इन मिस इंडिया, मिस फेमिना।
सो उस टाइम पे एक ही था ऑथेंटिक, तब एक मिस फेमिना ही हुआ करता था, और हमेशा से मेरे को ये था कि मुझे कुछ प्रूव नहीं करना किसी को, आई जस्ट वांटेड टू वॉक दैट रैम्प। तब मेरा वही एक था जब मनप्रीत ब्रार बनी थी, एक साल ऐसा था जो मनप्रीत ब्रार जीती थी, दैट वाज द ईयर कि मैं चोरी से जाके फॉर्म ले आई थी, बट बिकॉज हमारे घर के थोड़े से नियम कानून थोड़े सख्त थे, हम कंजर्वेटिव फैमिली है, कश्मीरीज आर ऑलवेज अबाउट डिग्निटी एंड एजुकेशन, सो आई वॉज नॉट अलाउड, एंड मैं चुपचाप उसको दबे पाऊँ, उसको पुड़िया को बांध के आई लेफ्ट इट समवेयर, अपने बैकग्राउंड में डाल दिया मैंने उसको। We came to Delhi, then we tried to re-establish ourselves. बहुत अच्छी बात ये है कि हमारी कम्युनिटी हारी नहीं, हमारी कम्युनिटी किसी के आगे झुकी नहीं, हमारी कम्युनिटी ने बहुत रेजिलियंस दिखाया, और दे आर डूइंग वंडर्स, ऑल कश्मीरी पंडित्स आर डूइंग वंडर्स, एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, एक चीज के लिए वो कभी नहीं रोए, पैसे के लिए, एक चीज उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी, वो थी एजुकेशन, वो थी नॉलेज, और उसको उन्होंने परस्यू किया, और वो आज दे आर रियली डूइंग ग्रेट इन देयर फील्ड्स, not only in India, across the world. So I'm very proud of my community. तो मेरी personally, if you ask me, my education was not very conventional. मैंने कोई structured college path follow नहीं किया. दो मुझे कई बार लगता था कि I'm missing out on something because everyone is doing something in a particular direction. I was the one who was not doing, तो मुझे लगा था I'm missing out on certain way of life. एक direction चला गया मेरी life से, लेकिन अभी मुझे बाद में लगा कि स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन देता है, लेकिन एक जो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है ना, वो आपको डेप्थ देती है। तो आई गॉट दैट डेप्थ फ्रॉम दैट अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ, because I was a science student. I wanted to become a doctor. But coming back to Delhi, and financially there was a major hit. मेरे फादर का जो फाइनेंशियल स्टेटस था उस टाइम पे हमारे घर का, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि हम सब कुछ खत्म हो गया था। So all I did was I started earning from a very small age, tender age, 18 or 19. So I started working. So एक खूबसूरत बात इस जर्नी में मैंने बचपन से ये सीखी कि how to learn while you earn, how to adapt, and how to keep moving even when your life is not giving you any clarity. तो वो चीज़ मैंने बहुत ही छोटी एज में वो चीज़ सीखी, और मैं साथ साथ पढ़ती थी और साथ साथ कुछ पैसा चाहती थी कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ, और मैं करती थी, दो इट वाज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बट जो भी थोड़ा बहुत होता था आई ट्राइड टू कंट्रीब्यूट फॉर माई फैमिली, और उसमें मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट माई इंटेंट। सो इट वाज द इंटेंट विच यूज्ड टू गिव मी दैट एक बहुत ही अच्छी एक सेटिस्फैक्शन की यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई home. Though I was very small and they were not expecting anything much out of me, but still, this was my prerogative. I took this decision that I am not going to do regular college. So I did my correspondence, and I was a science student, but I had to switch to commerce. समझ कुछ नहीं आता था commerce, साइंस का बच्चा क्या जिसने वो सारे chemical reactions और ये सब किया हो, physics पढ़ा हो, bio पढ़ा हो, top किया हो उसमें, उसको क्या समझ में आएगा, but I did that. And then I switched into learning IT, computers. तो थोड़ा बहुत पैसा कमा के उसको मैं अपने ही education में अपने लिए डालती थी, और साथ में घर पे थोड़ा बहुत करती थी, तो this is how I evolved. Then I was actually, I became an IT professional for a good 1 decade's time. And I did very well in that field. And going forward, I got married, life got settled back. Kashmiris they came back to their rhythm slowly and gradually. So did I. Was blessed with a girl child. And going forward, then again someday, एक दिन मैं बैठी थी तो मेरे स्क्रीन पे एक ad आता है अचानक से, which says, would you like to take part in a beauty contest? And this is the time 2017. So अब की बार तो ये जो था, मेरे को लगा कि this is something which I'm not going to ignore this time. बचपन में जो कर लिया गलती अभी नहीं करना, कुछ तो आया है, there has to be a reason. So but I was little underconfident. Why? Because this is a glamour world. Yeah, exactly. I come from a very conservative family. I had not worn even a cut sleeves before, even after a couple of years of my marriage. Cut sleeves तक नहीं पहनती थी मैं, because we have been brought up and conditioned like that. You don't need to show your skin to look beautiful and all that. So उन सब चीज़ों पे हमारा काफ़ी control रहता था, and the dignity part which I said, that has to be here. So I always used to maintain that, and even now. But I was a little skeptical about कि अगर इस लाइन में मैं जाती हूँ तो how do I co-op with all that जो की requirements हैं, उसकी जो prerequisites हैं वो तो मुझे करनी पड़ेंगी, और attires वगैरह. So all thanks to my
husband. He said 200% all in, you will do it. Go. Great. Live your dream. So that was something which gave me that, power. And he was the one who came along with me for all the shoppings. I took part in that pageant. आज की डेट में तो आपको हर जगह दिखेंगे ये pageants. हर जगह पे multiple pageants होते हैं. It's not a bad thing. हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं. हमारे टाइम पे वो, मैं फेमिना मिस इंडिया की बात कर रही हूँ, हमने उसके बाद सिर्फ ग्लैडरैक्स और फेमिना मिस इंडिया ही सुना है. बट अब आज की डेट में तो मतलब 2017 के बाद, 2017 में बहुत नहीं थे. I heard of few which I participated in. उसमें भी I mean those I took part, and it was like 8 to 10 days of journey out of India. So that was my first solo trip on my own out of India, and that journey was so majorly life changing and experiencing. Wonderful. कि उसने मेरी पूरी life बदल दी. I lived my dream. No one knows, my co-contestants didn't know that I'm not here to prove anyone down. I'm not here to compete with anyone. That was not my idea. My idea was, वो मेरे को मालूम है, मेरे अंदर की उस लड़की को मालूम है कि मैं वहाँ क्या कर रही थी. Exactly. मैं वहाँ अपना ड्रीम जी रही थी, मैं और कुछ नहीं कर रही थी. So that journey gave me a broader perspective कि तेरे अंदर क्या चीज़ है जो तुझे नहीं पता थी, आज तूने वो भी देख ली. So I felt like I explored a major area of my own self जो मुझे पता नहीं था. It was hidden inside me. So those 8 to 10 days मैं किसी क्राउन के पीछे नहीं भाग रही थी, तो मेरी वो डेस्टिनेशन नहीं थी. इट वॉज द जर्नी दैट आई वॉन्टेड टू एन्जॉय, एंड आई एन्जॉयड. आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन दैट ऑल्सो. वापस आई, और उसके बाद मुझे लगा कि इंडिया में क्या, वर्ल्ड में काफ़ी ऐसा सेक्शन है आज भी जहाँ पे लोगों के पास करने को बहुत कुछ है, करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पर वो एक अपने ना एक शेल में बंधे हुए हैं. वो निकल नहीं सकते. या तो उनको कोई किक नहीं मिल रहा, या वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है वो कोई पहचान नहीं पा रहा. उनको वो एक पुश की ज़रूरत है. तो मैंने फाइनली निकल के कुछ असाइनमेंट्स की इस लाइन में. बाय द वे, आई प्रूव्ड माय फैमिली that I can carry it off so well with dignity. Yeah. I carried it off all so well with high dignity. Even the swim round, I wore a sarong in the swim round. I made sure that I'm not going to expose anything. I made a sarong, but I maintained all the protocols of whatever they wanted. Yeah. So that was this thing that I still feel proud about it. तो ऐसा कुछ नहीं है. लोग आज की डेट में जो सोचते हैं कि मॉडलिंग की लाइन एंड फैशन लाइन को लोग they look down upon it. Yes, it's about showing skin. No, it's not about that. It's a beautiful place. It's just how you react to it. Yeah. How you engage with it. आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लोग उसमें एक्सप्लॉइट होते हैं. Yeah, so this is all depends upon you. तो बस उसके बाद बाहर आई तो मुझे यही लगा कि आई एम द वन. कुछ टाइम बीता, मैंने सब में काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह करने के बाद आई फील लाइक आई नीड टू हेल्प पीपल. सो मैंने फिर उसके बाद इसी चीज़ में अपने आप को आगे प्रमोट किया, और मैं उसके बाद आई टर्न इनटू अ कोच वेयर आई वर्क ऑन पीपल्स माइंड, आई वर्क ऑन एनर्जीज, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ होलिस्टिक वेलनेस कोच. So this is all about the journey story. from Kashmir Yeah. to this place, Yeah. Delhi. It's great. I mean, wonderful. So you're doing so much things, like so many things you're doing right now. You also write. Yeah. You are a coach. You are into grooming also, like pageant grooming. Yes. So how do you manage all the things? It's basically about, as I told you, it's all about energies. You Yeah. don't need to manage your time. I always believe in energy management more than time management. अगर आप अपनी एनर्जीज पे अवेयरनेस पा लेते हैं, अगर अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल कर लेते हो, तो टाइम इज टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गिव इम्पोर्टेंस टू मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी. वो लोग सोचते हैं कि हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें, बट ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड if you have decided, if you think that you are capable of doing something, if you visualize something in your mind, I think definitely everything can be done. So if I talk about my work, this energy management which I talk about, I feel मेरे लिए एनर्जी मैनेजमेंट एक खाली एक टॉपिक नहीं है. आई थिंक ये हम सबकी लाइफ है जिसके आगे पीछे हम घूमते हैं. व्हाट आर these are all energies. वी आर सराउंडेड बाय एनर्जीज. हम पूरा दिन जो काम करते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, वी हैव पीपल going here and there all around us, you know. What are these people?
these people are energies basically, they're all energies working around us. और ये energies क्या है basically? ये सब energies कोई ना कोई emotion लेके बैठे हैं. आप इस time कोई emotion लेके बैठे हो, मैं इस time कुछ emotions लेके बैठी हूँ, हमारी टीम इस टाइम कोई इमोशंस लेके बैठी हो. तो ये सारे इमोशंस, एक इमोशन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो इमोशन इटसेल्फ इज एनर्जी इन मोशन. तो अगर हम चारों तरफ देखें तो ये एनर्जीज ही हैं जो घूम रही हैं, और ये एनर्जीज आपको या तो बहुत लाइट फील कराती है या तो बहुत हैवी फील कराती है. होता क्या है कि कई बार people feel burnout with their work, but basically it's not their work that is burning them out. It is basically their internal conflict sometimes. किस इमोशन के साथ वो उस काम को कर रहे हैं. काम उतना मुश्किल नहीं होता, वो जिस फीलिंग से या जिस भारीपन से उन कामों को के साथ डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कई बार स्लो डाउन कर देती है. सो आई वर्क ऑन दैट एरिया वेयर आई मेक पीपल अवेयर ऑफ दोज एनर्जीज, अवेयर ऑफ दोज फीलिंग्स जिनको वो तवज्जो नहीं देते हैं. वो बाहर की चीज़ों से डील करते हैं, अंदर की दुनिया पूरी खराब हो चुकी है, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, and they are still working like a robo. Which is not good. It affects the overall well-being of a person. So that is how I feel that अब जैसे इसी पे अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो हम आज की डेट में लोग जो है रिएक्ट ज़्यादा करते हैं. हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम रिएक्ट ज़्यादा करते हैं. तो मैं जैसे माइंड की बात करूँ तो मेरे जो बुक है मैंने जो अभी लॉन्च करी है, साइलेंट हाईजैक, इट इज़ ऑल अबाउट दैट एक्सटेंशन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस ओनली, एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सटेंशन ऑफ माई थॉट्स. उस बुक में भी वही सब है. अब मैं माइंड को थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा देती हूँ क्योंकि आई रीड people's minds, I try to understand, I try to observe, I try to understand the human behavior. दो इंसान एक सिचुएशन में दो अलग रिएक्शंस कैसे देते हैं. एक ही सिचुएशन है, दोनों उसी सिचुएशन में है. एक इंसान ने अच्छे से डील किया, ही मूव्ड ऑन. एक इंसान उसी को दबा के बैठा हुआ है सारी जिंदगी और रो रहा है उसी गम में. तो क्यों ऐसा होता है? सो दिस आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ न्यूरो साइंस. तो मैं लोगों में ये अवेयरनेस जगाती हूँ कि यार प्लीज वर्क ऑन योर माइंड, अंडरस्टैंड योर माइंड. हम लोगों को मालूम होता है कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, हमको पता होता है. हमारा पेट, हमारा गट, हमारा डाइजेशन, हमें पता है कि ये हम खाएंगे तो हमारा हो सकता है पेट अपसेट हो जाए, या हमें ब्लोटिंग हो जाए. राइट, वी आर ऑल अवेयर कि हमारी गट के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, ये सबको पता है. मोस्टली लोगों को अपना बीपी, अपना हीमोग्लोबिन भी पता होता है, काउंट पता होता है. मोस्टली लोगों को अपना क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप भी पता होता है. लेकिन अगर आप उनको ब्रेन के बारे में पूछोगे कि ब्रेन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से ब्रेन काम करता है, कुछ पता है? दे डोंट नो. दैट इज व्हाई वो ऑटो पायलट में चलते हैं. वो ऑटो पायलट में चलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जो डिसीजंस वो ले रहे हैं ना, वो बेसिकली एक पैटर्न में चलते आ रहे हैं, वो उनके हैं ही नहीं. दे आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक सम डिसीजंस, वो उनको लगता है दे साउंड देयर ओन बिकॉज वो उन्होंने जिए हैं. बट उनको ये नहीं पता कि हो सकता है ये उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, पास्ट मेमोरीज हो, पास्ट बिलीव्स हो, over conditioning ho. So you need to break that pattern somewhere. So this is how I want to introduce people to the neuro part of brain. It is so beautiful. Agar aap samjhoge, if I am allowed to speak, I can talk a bit about it. Yeah, please talk. दो ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्रेन में. एक हमारे इस हिस्से में होता है, उसका नाम है एमिगडाला, जो हमारे सारे जो है रिएक्शंस के लिए मजबूर होता है. मतलब जो रिएक्शंस के लिए इज रिस्पॉन्सिबल. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वो बेसिकली आपके थ्रेट के लिए आपको अलर्ट कर देता है. कोई भी आपको आपको आपकी सिचुएशन में, जैसे आप किसी डॉग को अपनी तरफ भागते हुए आते देखोगे तो आपको एक अलर्ट फील होगा, आपको डेंजर फील होगा ना, तो आपकी बॉडी एकदम अलर्ट हो जाएगी. तो वो सिचुएशन को कहते हैं फ्लाइट और फाइट. या तो आप उस कुत्ते से लड़ोगे या आप उससे आप जान छुड़ाओगे, भागोगे. सो वो उस टाइम पे वो जो रिएक्शन क्रिएट होता है आपकी बॉडी में, वो एमिगडाला क्रिएट करता है. वो आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं देता, वो आपको सिर्फ एक ट्रिगर देता है. वो एक्टिवेट हो गया, दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट ट्रिगर. अब ये ट्रिगर वैसे तो हमारे को किसी डेंजर सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे ब्रेन में बना हुआ है, बट हम क्या करते हैं, हमको किसी ने टेक्स्ट में कुछ लिख दिया, हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो गया. हमको किसी ने जवाब देने में डिले कर दिया, हमारा वो हो गया. हमको किसी ने जज कर लिया या क्रिटिसाइज कर लिया, कुछ भी एक छोटी मोटी बातों पे हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है. और ये एक्टिवेट होते के साथ ही क्या होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, आपका कॉर्टिसोल और एड्रेलिन आपका एकदम से विद इन सेकेंड्स इतना स्पाइक हो जाता है कि आपकी हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
आपके मसल्स टाइटन हो जाते हैं, आपका डाइजेशन इम्पेयर हो जाता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स हैपन टू द बॉडी। ये आप समझते ही नहीं हो, ये एंगर में होता है। Yeah. ये एंगर भी एक पार्ट ऑफ इमोशन है। तो ये मैं रिएक्शंस की बात कर रही हूँ। हमारे रिएक्शन मोस्टली, हमारे रिएक्शंस या तो फेयर होते हैं या एंगर होते हैं, अगर आपने Okay. ध्यान दिया होगा। Mm-hmm. तो मोस्टली हमारे दिन प्रतिदिन जो घटनाएं होती हैं उसमें हमारे रिएक्शंस डर तो नहीं होते, एंगर ज़्यादा होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लोग, पीपल आर Yeah. ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, दे आर लूजिंग पेशेंस, सो दे फील फ्रस्ट्रेटेड। तो ये जब होता है तो आपका ये एक्टिवेट जब हो जाता है तो आप, सबसे बड़ी पता है क्या ड्रॉबैक है इसमें ना, आप रैशनली सोचने की शक्ति खो देते हो, Mm-hmm. सही गलत सोचने की शक्ति खो देते हो। और इस टाइम पे जो आप डिसीजंस लोगे या इस टाइम पे जो आप एक्शंस लोगे वो आपको डिस्ट्रक्शंस की तरफ ही लेके जाएंगे। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, Yeah. इसीलिए आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, आपके बॉस के साथ या किसी के भी साथ, कुलीग के साथ, कोवर्कर के साथ, या आपके कहीं पे भी रिश्तों में Yeah. थिंग्स हैपन एंड यू फॉल आउट। वाई? बिकॉज आपने रैशनली सोचा नहीं। तो मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि एक और खूबसूरत कॉम्पोनेंट है हमारे ब्रेन का जो आगे होता है, उसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। Yeah. ये आपके रिस्पॉन्ड देने की शक्ति में आपको हेल्प करता है। Mm-hmm. और रिस्पॉन्ड देने की शक्ति आप तभी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो जब आप उसको इजाज़त दो कि आप पॉज लेने की, कंट्रोल पे काबू कर। अगर आप सिर्फ रिएक्ट करोगे रिएक्ट करोगे रिएक्ट करोगे, सारा दिन होता है। Mm-hmm. हम ये नहीं कि हमने अभी हमने जो एक मतलब 5 मिनट का जो एंगर है उसने, आपने देखा कि उसने हमारे बॉडी के साथ क्या किया। आपका एंगर तो शांत हो गया लेकिन जो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे हुआ वो काफ़ी लंबा रहता है। Yeah. और अगर ये इफेक्ट आपका 3-4 बार या 5-6 बार दिन में हुआ और ये दिनों तक चला और ये मंथ्स तक चला और ये सालों तक चला, तो जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी। Yeah. Why do people deal with heart problems? Why do people deal with the brain problems, BP BP problems. problems, sugar problems? These are all the basic fundamental reasons जो लोग शायद नहीं समझते हैं। Yeah. So I just want to make sure that people do understand life को इतना सीरियसली नहीं लेना होता, हर चीज़ को रिएक्शन नहीं देना होता। अगर आप पॉज 1-2 सेकंड का भी पॉज लेते हो ना, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको इतना कूल कर देता है कि आप रैशनली सोचना शुरू करते हो। Yeah. रैशनली सोचोगे तो डेफिनेटली आपको सिर्फ उस टाइम के रिएक्शन में आपको हेल्प नहीं करेगा, Mm-hmm. बट एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज में आपको हेल्प करेगा। Yeah, exactly. आपके रिलेशनशिप्स बचेंगे, आपकी बहुत सारे कनेक्शंस में, बिजनेस कनेक्शंस, ऑफिस में, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज you are in a fit of anger. Yeah, and personal peace of mind Absolutely, भी it takes away your, maintain you रहेगा. keep on thinking about this. Yeah. आप अपने दिमाग को कूड़ा डस्टबिन बना देते हो। Yeah. आप उन्हीं थॉट्स को पूरा दिन सोचते हो और वो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपका माइंड इतना भर जाता है इन बातों से जिसका कोई तवज्जो नहीं है। Yeah. आपकी ज़िंदगी में हो सकता है उस आदमी का वो तवज्जो भी इतना ना हो, उसका कोई लेना देना भी ना हो, बट यू नो यू फाइट वेयर you need that person in your life for long. Mm-hmm. You don't need to fight with everyone. Yeah, exactly. करेक्ट? तो आप उसी से लड़ोगे ना जिसके साथ आप रहना चाहोगे सारी जिंदगी। Yeah. आप उससे लड़ोगे तो ठीक है, लेकिन आप फालतू की बातों में लड़ोगे, व्हाट इज द पॉइंट? Yeah, exactly. तो और मोर ओवर आप अपने दिमाग को इतना क्लटर कर रहे हो फालतू की चीज़ों से कि आपका स्पेस खत्म हो गया। फ़ोन की स्टोरेज में क्या होता है, व्हेन फ़ोन की स्टोरेज इज फुल इट स्लोज डाउन। Yeah. हमारी परफॉर्मेंस भी स्लोज डाउन, हमारा बॉडी का एनर्जी ड्रॉप्स डाउन बिकॉज अवर ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग फर्दर। Yeah, सो exactly. वी नीड टू मेक, उसी से लड़ोगे ना जिसके साथ आप रहना चाहोगे सारी जिंदगी। Yeah. आप उससे लड़ोगे तो ठीक है, लेकिन आप फालतू की बातों में लड़ोगे, व्हाट इज द पॉइंट? Yeah, सो exactly. और मोर ओवर आप अपने दिमाग को इतना क्लटर कर रहे हो फालतू की चीज़ों से कि आपका स्पेस खत्म हो गया। फ़ोन की स्टोरेज में क्या होता है, व्हेन फ़ोन की स्टोरेज इज फुल इट स्लोज डाउन। Yeah. हमारी परफॉर्मेंस भी स्लोज डाउन, हमारा बॉडी का एनर्जी ड्रॉप्स डाउन बिकॉज अवर ब्रेन इज नॉट एबल टू process anything further. Yeah, So exactly. we need to make that awareness. We need to inculcate. We need to introduce few exercises and trainings in our body जहाँ पे हमारा mind हमको इतना allow करे कि हम उसको एक clarity दे सकें, उसमें space create कर सकें ताकि हम light feel करें और हम perform better कर सकें. Yeah. So this is all about it. This is just a small portion of what my book has to say. Mm-hmm. Mm-hmm. So this I thought कि I'll share here with Yeah. you. I think people have become more aware and more vocal about the mind and body nowadays. Yeah. पहले तो इतना नहीं था, but मुझे अब लगता है
कि क्योंकि द वे पीपल टॉक ना, मेरे से पहले जनरेशन वाले करेक्ट यहाँ की, अरे हम तो इतना सोचते ही नहीं थे, हम तो इतना ध्यान नहीं देते थे, तो मुझे लगता है अब लोग ज्यादा वोकल हो गए वोकल हो गए हैं, बट मेरे को लगता है अभी भी लोगों के पास इतनी ना इन्फॉर्मेशन बहुत है, हैं, या अवेयरनेस कम है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, अवेयरनेस अभी भी नहीं है, या एग्जैक्टली, especially the Gen Z. या They have a lot of access to a lot of information, या but एग्जैक्टली, right kind of knowledge या एग्जैक्टली, that we need to still work upon. या दैट्स द थिंग. सो आपने काफी सारे लोगों को हेल्प किया है स्टेज फियर से ओवरकम करने में, तो आपको क्या लगता है क्या एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो लोगों के अंदर स्टेज फियर आता है? सबसे बड़ी तो fear of judgment होता है, Yeah, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ये हर किसी में होती है, mhm, and it is very natural, we are humans, it is always there, people will judge you, चाहे आप अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो. इनफैक्ट आज भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे, कोई इंसान अगर थोड़ी सी तरक्की करता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है. yeah, एक कर ली उसने, ठीक है कर ली, लेकिन अगर वो बार बार अपने तरक्की डालेगा तो पीपल विल स्टार्ट सपोर्टिंग, एक दो बार तो लोगों ने लाइक करके लिख दिया ओ वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट थोड़ी देर बाद कुछ ज़्यादा ही अचीवमेंट्स हो रही हैं यार इसकी, मुझे नहीं देखना. एक होता है, तो ऐसे स्टेज पे भी होता है कि लोगों को लगता है कि व्हेन आई स्पीक, इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, इफ आई एम नॉट एबल टू डू वेल ऑन द स्टेज, हाउ विल पीपल टेक मी. तो पहले तो उस चीज़ से आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है. तो वो डिस्कनेक्शन के लिए वही है कि वो कुछ ऐसे मेडिटेशंस टेक्निक्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में लाना है. ब्रीदिंग सबसे पहले है, आपको स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग फ्रॉम योर डायफ्राम, ये चीज़ें प्रैक्टिसिंग करनी है. बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है. तो ये तो यू हैव टू वर्क ऑन देम. ये किसी के बोलने से कोई इस चीज़ को, मतलब यू कैन नॉट जस्ट गेट रिड ऑफ yeah, the fear of judgment everyone has. Then comes the nervousness, what if, yeah, what if exactly. I go blank, it doesn't really matter, just stay calm. If even if you are blank, it's okay, no one is going to shoot you on the stage. Yeah. So you need to go a little well prepared. Backstage भी होते हो तो कुछ ऐसी हम अपने कोचिंग में कुछ टेक्निक्स बताते हैं, जो पैजेंट गर्ल्स होती है हम उनको कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि आप क्या करो. स्ट्राइक सम पोजेस, टेक डीप ब्रेथ्स, chant some mantras that you feel good about, listening to those mantras. ऐसे कुछ करो. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो एक बहुत बड़ी वास्ट एक बुक है जो मतलब पढ़ते जाओगे तो बहुत कुछ है. बट Exactly. व्हाट सूट्स यू बेस्ट इज कि आपको ये चीज़ समझना है कि नथिंग मैटर्स. अभी भी व्हेन ही गोज फॉर हिज स्टेज शो, ही सेज कि मैं नर्वस फील होता हूँ. नर्वसनेस इज अ गुड साइन. No, yeah, It's not a bad sign, it's a good sign that you are aware of things. Nervousness जिसको नहीं होती है, इसका मतलब उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं पता. ही इज ओवर कॉन्फिडेंट. सो yeah, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. yeah, नर्वसनेस होना बहुत अच्छी बात है, दैट आप कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो, एंड विच इज़ ओके. आप उसको कंट्रोल करो, थोड़ा ब्रीदिंग लो, सीधे ही जाके, जैसे इवन आई केम टुडे, समवन सेड कि स्टार्ट करते हैं, व्हाट डिड आई से, I'm let's a take little time. lost on breath. Let me just settle down because I wanted to feel a little acquainted with the environment. So ये हम स्टेज पे लड़कियों के लिए भी बोलते हैं कि आप एडवांस में जाओ. ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे तैयार होकर स्टेज पे हिट करना है. आप जब आपके पास तैयारी का टाइम होता है ना, आप स्टेज पे जाओ जब खाली पड़ा होता है सब कुछ, जाओ और रेकी करो और समझो, स्टेज के साथ एक कनेक्शन बनाओ, स्टेज पे चढ़ो, फील करो, विजुअलाइज योर सेल्फ. हाउ चाहे आपने प्लेन्स पहने हो, हील्स भी नहीं पहने हो, कोई बात नहीं. गो विजुअलाइज योर सेल्फ, जस्ट सी हाउ यू आर गोइंग टू वॉक. Just feel, close your eyes and feel how you will walk, how you will stand, how you will strike a pose, how you will go and hit the head ramp, how you will give a smile to the audience, how will you turn. ये सब आप विजुअलाइज करो. ये बहुत बड़ी एक ताकत होती है, विजुअलाइज करना. Yeah, exactly. तो ये आपकी प्रेपिंग अप में काम आता है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प पीपल टू Overcome their fear. overcome all Yeah. these fears of nervousness, of judgments and all that. Yeah. So you also write. Yeah. How did you shift from your other things to shifted to writing? I mean, you started writing and you are also a lyricist, and that's a big thing because everyone writes, I think. थोड़ा बहुत तो सब लिखते हैं, कभी कभी मैं भी लिखती हूँ ऑनेस्टली, Very nice. बट लिरिसिस्ट होना इज समथिंग आई थिंक यू नीड. मुझे ऐसा फील होता है कि आपको एक अलग टैलेंट चाहिए उसके लिए. तो आप इस लाइन में कैसे आए?
नहीं, मेरे ख्याल से लिखने के लिए किसी को कोई टैलेंट नहीं चाहिए। इट इज़ ऑलवेज एन एक्सटेंशन ऑफ योर एक्सप्रेशंस। जब कभी आप खुल के बाहर नहीं बोल पाते बट यू रियली वांट टू से समथिंग, तो आप लिखते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास जब पेन होता है तो मुझे लगता है वो मेरे सबसे ज़्यादा ताकतवर मेरे पास टूल है आज की डेट में, कि मैं अगर कोई चीज़ अगर मैं बाहर नहीं इतना खुल खुल के बोल पा रही हूँ, exactly. आई फील लाइक आई कैन राइट। और ये चीज़ आई थिंक ये बैरियर मेरा कब टूटा था, it was the year 2013 or 2014 when me and my husband, we started our own audio video production house. तो हम उसमें आर्टिस्ट को हम के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म खोला था, स्टार्ट किया था टू जस्ट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, जो भी टैलेंटेड सिंगर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, सो दैट दे गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन work on their own tracks, we can create their tracks, we can work on this recording part and collaborate as an album, and we can do their shows. और हमने वो किया भी काफ़ी टाइम तक। तो जब उस स्टूडियो में मैं खुद जाती थी, जब हम लोग बहुत क्रिएटिव काम करते हैं जब स्टूडियो में, आपको पता है जब बैठते हैं तो सब लोग बहुत क्रिएटिव काम करते हैं। तो इट वाज वन सनी आफ्टरनून, इट वाज अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, देयर वाज सम वर्क गोइंग ऑन। तो बाहर एक बहुत अच्छा सा एक गार्डन था हमारे स्टूडियो का, वहाँ बैठी हुई थी। एंड बहुत दिनों से मेरे अंदर ना एक फीमेल फिटिसाइड को लेके बहुत कुछ थॉट्स चल रहे थे, और ये बहुत ही भारी थॉट्स होते हैं एज अ वुमेन, यू नो। तो ये काफ़ी कुछ चल रहा था मेरे अंदर, एंड आई हैड इनफ टाइम, आई पुल्ड आउट, आई ग्रैब्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मैं बाहर अपना टेबल और पेपर लेके बैठी, चेयर पे अपना टेबल पे पेपर और पेन लेके बैठी, कॉफ़ी लेके बैठी, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, स्क्रिबलिंग समथिंग समथिंग समथिंग। लिखती गई, हिंदी में लिखा मैंने। और मुझे ये फीमेल फिटिसाइड के लिए लिखना था, एक सॉन्ग लिख रही थी मैं। तो कुछ वर्ड्स आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, करते करते वो मैं एक बार जब मेरे को फ्लो में आई, तो इतना अच्छा फ्लो बना कि मैं उसको ओवरनाइट ख़त्म कर दिया, एंड इट केम आउट सच अ ब्यूटिफुल इम्पैक्टफुल सॉन्ग दैट आई डिडंट सिंग, आई डिडंट गिव माय वॉइस टू दैट। मुझे लगा कि ये ना किसी मेन से गवाना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज व्हेन अ मैन स्पीक्स फॉर अ वुमन, it sounds different, it impacts and touches differently. So हमारे ही आर्टिस्ट हैं जो उस टाइम हमारे स्टूडियो में हमारे साथ काम करते थे, और वो भी मतलब हमारे सिंगर थे। आज ही इज़ अ वेरी रिनोड सिंगर इन कुरुक्षेत्र, वो हमारे ही स्टूडियो से निकले हैं। और उनको मैंने बोला, मैंने कहा आप इसको कंपोज करें, लिरिक्स मेरे हैं, कंपोज आप करेंगे और गाएंगे भी आप। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया, एंड बिकॉज ही वॉज इन कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोजेक्ट चल रहा था। हमने उसमें उसके अंदर इट वाज एप्लॉज, मतलब उसको इतनी अप्रिसिएशन मिली उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो वहाँ पे उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। और आई थिंक आज भी वो वहाँ के स्कूल्स में वो एज अ स्किट प्ले किया जाता है, वो सॉन्ग आज भी चलता है। सो दैट वाज अप्रिशिएटेड टू वेल। So that was a time, I think that was the first barrier which I broke myself, कि yes, I can, you know, bring out my feelings without any fear of being judged by anyone. I can write anything. उसके बाद मैंने इंग्लिश में भी बहुत पोएट्रीज लिखी। I wrote for Nirbhaya also, and it was a very bold poem. So I wrote that also. So since then I have been writing, and I find a great solace. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लिखती हूँ और कुछ लिख के निकलता है, तो मैं बहुत स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ। I feel that yeah, this is something, it works as a stress buster. So do you write about the massacre happened in Kashmir, because you have seen that, you have like you have that trauma, you have been through that? Do you write about that? I have actually co-authored one book a few years back, and there is one chapter completely on this. So आपको क्या लगता है कितना जरूरी है इस बारे में बात होना? क्योंकि आपने सुना होगा या पता नहीं आपने नोटिस किया होगा कि हमें we do not forget about Holocaust, that what Hitler did with Jews. तो हम क्यों नहीं भूले? क्योंकि Jews did not let the world forget what happened with them. तो क्या आपको लगता है कि कश्मीरी शुड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि हमें भूलने नहीं देना है लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ? आई थिंक उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कश्मीर फाइल्स है, जो अब या बट निकल के आया बट है। द ओनली वन
नहीं, उसके बाद भी I think people have been talking about there was one girl. Baramulla also. Yeah, there have been stories and incidents that Yeah. are coming Do from. you support this thing? I definitely support them, but I, as you know, see, I was a child that time, and I feel we have outgrown all that. क्योंकि हम इस बारे में अगर बात करेंगे ना, हम बात करके क्या निकलता है इसका नतीजा वो हमें भी मालूम है. Doesn't help much. It just gives us temporary relief or an argument, further argument. It turns into a debate sometimes. Even in our own family sometimes, you know, people from the outside, they don't know what exactly happened with Kashmiri Pandits. तो आपने जो कश्मीर फाइल्स में देखा था वो मेरे ख्याल से it was not even 50-60% Yeah, exactly. of what Yeah. exactly happened. As I told you कि मेरे घर में 2 लेडीज को शूट किया, लेडीज को. So इससे बुरा क्या हो सकता है जिनका Exactly. एक उनकी दो बच्चे जो कि एक तो was सिर्फ 7 months old. So he lost his mother, he lost his grandmother within a fraction of few seconds. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों को बार बार कुरेद के बात करेंगे तो I don't think it is going to help anyone. These people are coming and proving time and again. Yeah. From the opposite side, जो पहलगाम में हुआ. Yeah. Everyone knows. इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि जो हम कुछ प्रूव करना ही नहीं चाहते. एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि we were the minorities. कश्मीरी पंडित्स were hardly 5%. Right? तो वही होता है कि जब आप वीक हो जाते हो ना इन मेजॉरिटी, जब आपकी मेजॉरिटी नहीं होती है तो आप पावर में नहीं होते. Yeah, exactly. जब आप पावर में नहीं होते हो तो मुझे लगता है जब आप पावर में नहीं होते हो तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए. Exactly. आपने एक recent जो वीडियो आई है समय रैना की, I don't know you watched it or not. He said one thing कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं why did not you fight back? But हम 5% हैं. हम अगर फाइट बैक करते तो हम साफ हो जाते. Exactly. तो दैट वाज द वाइजेस्ट डिसीजन जो उस समय लिया गया कि लेट्स जस्ट एस्केप. Exactly. वरना हम जो जितने हैं हम उतने भी नहीं रहते. बिल्कुल उनकी उस बात से मैं सहमत हूँ, मैंने भी सुनी है. फाइट जो है फेयर तभी होती है जब आप इक्वल हो दोनों तरफ. Yeah, exactly. तो अब वही बात है, अब हम अखाड़े में भी जब कुश्ती लड़ते हैं exactly. तो हम किसी वीक को और किसी पहलवान को तो नहीं करते ना. वी ऑलवेज मेक श्योर उनके सबके अपने अपने लड़ाई बराबरी वालों से होती है. ऐसे ही बोलते रिश्ता भी बराबरी वालों से किया जाता है. Yeah, exactly. देयर आर ऑलवेज होते हैं सब वे ऑफ्स तो हर जगह होते हैं. बट हाँ, इस केस में तो डेफिनेटली देखो सबको अपनी फैमिली, अपने बच्चे सबको प्यारे हैं. नो वन वांट्स कि जस्ट बिकॉज हमें हीरो बनना है हम अपनी फैमिली खो दें. और उस टाइम हमने तो कभी जिंदगी में वेपन उठाया नहीं, हमारे पेरेंट्स ने कभी वेपन उठाया नहीं, हमने अपने घर में देखा. सो वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा व्हेन आई वाज इन स्कूल आल्सो. I was in school, I was studying in Army Public School, and there were some non-Hindu students who used to bully us when this terrorism started. I lived in 92, but this started in 89. हमने वो सहा है, बहुत साल सहा है जब पानी सिर से ऊपर हो गया. क्योंकि कोई चीज अचानक नहीं होती, रातों रात तो ये हुआ नहीं होगा. एक भूमिका बनाई गई होगी. Exactly. तो जो हमारे स्कूल में जो non-Hindu बच्चे थे from that community, they used to talk a lot about this. They used to talk a lot about those nare, you know, magazines. I was a very small girl. मुझे magazine के नाम पे सिर्फ और सिर्फ magazine समझ में आती थी. This magazine, the paper magazine. I didn't know what magazine is. So they used to bully me like that, you know. They used to bully other Kashmiri Pandit girls and boys like that. हम क्या चाहते? आगे से बोलो. I was like, what? हम क्या चाहते हैं? तो हम अगर नहीं बोलेंगे तो वो चिल्लाने लग जाते थे आज़ादी. ये आर्मी पब्लिक स्कूल में होता था. आर्मी पब्लिक स्कूल जो वहाँ का नंबर 1 स्कूल माना जाता है, ये वहाँ होता था. और हमारे स्कूल के तो काफ़ी बच्चों को शूट भी किया था. They came in the commando uniform, and हमारा स्कूल was unconditionally shut down for a few months. Then फिर reopen हुआ. बट फिर बहुत सारी इंस्टेंसेस हुए, बहुत कुछ हुआ. there are many stories. बहुत कुछ हुआ. We've been through all that. वही मैं कह रही हूँ कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ देख लिया मैंने लाइफ में. When I came to Delhi, इसीलिए I try to understand the person more now. I'm a little more compassionate towards others. Exactly. I don't judge people. I used to judge a lot, but I don't judge anymore.
I just listen to them. I just speak to them. I don't know, but there is something positive about the fact that लोग अपनी सच्चाई खुद मुझसे आके शेयर करते हैं, and they say that we feel like telling some everything about us to Yeah. you. So I think that's a compliment, and I feel कि मैं अगर इस तरह की vibrations अगर देती हूँ तो I think लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं और अच्छा है, थोड़े से कॉन्शियस भी हैं, थोड़ा इमोशनली भी अगर लोग अपने आप को जाहिर करते हैं, वो बहुत ज़रूरी भी है आज की डेट में। आप अपने आप मेंटल हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक इट आउट। Yeah, that's what I was saying, that people should talk it out. Yeah. Just let not forget people, Yeah. whatever happened, and They are not letting us forget, Baba. They are not letting us forget. no, They are making sure that every now and then the innocent people are killed. exactly. But that's a very great thing that you have that vibe. क्योंकि हमारे generation, like people of our generation, we are more into vibe. So you have that vibe Vibe. that So people, you might have checked my vibe. yeah, that people come to you and want to share. Yeah. So So what's your future plans now? see, I just launched my solo, non-fictional book. Mm-hmm. So I'm trying to take that as a masterclass subject Mm-hmm. for my coaching. My book's name is Silent Hijack. So I'm announcing it for the first time. Okay. That I want to launch a masterclass for Silent Hijack for all the students, for corporate, for whosoever wants to have the uh, the class, the training about it. I'm just launching it, and I'll just plan it in a better way. मैं Congratulations to स्ट्रक्चर you. करके निकालूंगी, बट हाँ, दिस इज माय प्लान दैट आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज साइलेंट हाईजैक सिर्फ एक बुक नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो जो हमने उसका 2% 5% आज डिस्कस किया है, सो अब आप खुद सोचो, अगर ये ब्रॉडर वे में लोग इस चीज़ को समझें तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं दुनिया में, कितना कुछ सॉल्व हो सकता है आपके रिश्तों में। बिकॉज माई बुक इज डज टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, इट टॉक्स अबाउट करियर, इट टॉक्स अबाउट फॉरगिवनेस, इट टॉक्स अबाउट एंगर, इट टॉक्स अबाउट ऑल दोज डिटेल्स, स्मॉल लिटिल डिटेल्स, दोज पॉजेस जो माइंड वर्क, माइंड गैप, जो हम लोग नहीं समझते हैं रेगुलर जिंदगी में। तो आई थिंक इफ दे स्टॉप बाय एंड जस्ट पॉज अ लिटिल एंड अंडरस्टैंड, मे बी वो जिंदगी में अपने डिसीजंस और बेहतर ले सकते हैं। बिल्कुल। So what would be a piece of advice you would like to give to the audience, to the younger generation especially? I would say one thing. I would like to say three things, if I'm Please. allowed to say. Number one, your voice is very important. If you feel, if you want to share your opinion, उसको suppress मत करिए। आपको लगता है आपका opinion matter नहीं करता, वो बिल्कुल करता है। आपको मैटर नहीं करता इसलिए आप उसको दबाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आएगा वो मैटर करेगा, चाहे उसको 4 लोग सपोर्ट करें, चाहे उसको 1 लोग सपोर्ट करें, बट आपकी वॉइस, आपका ओपिनियन मैटर करता है। सो ब्रिंग योर वॉइस, योर ओपिनियंस आउट, डोंट कीप इट इन योर हार्ट। नंबर 2, आई थिंक यू शुड हमें क्या होता है ना, आज की डेट में मैं अपने घर में बच्चे को भी देखती हूँ, मतलब माई डॉटर, शी इज़ ऑल्सो जेन ज़ी। तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज जल्दी किसी गोल तक पहुंचना है। तो मेरे ख्याल से आपको उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहिए और उसके थ्रू आपको गुजरना चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट अगर आपने बहुत जल्दी देख लिया विदाउट नोइंग द एंटायर मूवी, आप सीधे सीधे क्लाइमेक्स पे आना चाहते हो विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर मूवी, तो वो क्लाइमेक्स आपका ज़्यादा देर आपके साथ रहेगा नहीं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ इवॉल्व करती है, आपके फेलियर्स और आपके अचीवमेंट्स, आपके सेटबैक्स, अगर आपने वो सब ही रूल आउट कर दिए जस्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग समवन्स अदर्स जर्नी एंड यू वांट टू बी लाइक देम, आपको उस चीज़ को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करना है। उसने तो जो पोर्ट्रे किया शायद सोशल मीडिया पे, उसने सिर्फ एक आउटकम दिखाया है। वो वही जानता है कि वो किस चीज़ से गुजरा है या कैसी कैसी चीज़ों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू के बाद ही हैज़ रीच देयर, ही और शी हैज़ रीच देयर। बट यू जस्ट वांट टू गो देयर, गेट दैट, डू दैट एंड जस्ट बी द बॉस। ऐसे नहीं होता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी गोल। You have to go through that entire process. You have to burn your hands. And enjoy the journey. Enjoy the journey, that is more important. Journey enjoy करोगे तभी तो आप समझोगे कि हमें नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना,
क्या नहीं करना वो कौन सिखाएगा आपको। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, बी पेशेंट and watch for the entire journey. Don't be impatient, don't look out for the results too fast. और Gen Z के लिए स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि too much of information on the plate is not good. Be wise enough. हमारे लाइफ में हमारे टाइम पे माई जनरेशन, हम 90s के बच्चे हैं, बच्चे थे, तो हमको इतना इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत कम था, हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पास गाइडेंस भी नहीं थी। तो हमको बोला जाता था कि आप अपने डिसीजंस अपने दिमाग से खुद लो। तो हम लोग थोड़ी बहुत रैशनल थिंकिंग रखते थे बिकॉज उस टाइम पे देयर वाज लेस ऑफ एक्सपोजर, तो देयर वाज मोर ऑफ रैशनल थिंकिंग। आज की डेट में देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीवेयर। सो यू नो जेन ज़ीज़ बहुत अवेयर हैं, वैसे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट what they are doing, is it right for them? They need to understand that. They just don't need to copy what's happening everywhere around. Just to follow the trend is not the right way of living a life. That's it. Thank you so much, ma'am, and a great piece of advice, I must say. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for your time. तो ये थी हमारी बातचीत इंदु टीकू कोहली जी से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कॉन्वर्सेशन मजेदार जरूर लगा होगा। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहें MS टीवी। मैं थी आपके साथ अपूर्वा झा। धन्यवाद।